Assalamu alaikum and welcome to the another episode of Beacon House International College podcast. This is Muhammad Azib Pasha and today we're going to be talking about the International Baccalaureate Diploma Program. It was basically founded in 1968 and उसके बाद से अब तक it is in 7,500 schools and in more than 150 countries. उसके अलावा अगर बात करें पाकिस्तान में तो पाकिस्तान में 25 IB schools इस वक्त चल रहे हैं और according to IBO there are 22% more chances of getting into Ivy League universities if you are a graduate of IB. सो बेसिकली IB के बारे में मालूमात हासिल करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये A लेवल्स की जगह पर इस वक्त पाकिस्तान में ऑफ़र हो रहा है और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एक नहायत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट जो कि IB की हाई अचीवर भी रह चुकी हैं और IB ग्रेजुएट हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जी हाजरा खटक। हाजरा, वेलकम टू द शो। अच्छा, तो मेरा सवाल आपसे सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि व्हाट्स योर एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड IB आपने कहाँ से किया बेसिकली? Assalamu alaikum. Hi Atif, thank you for the lovely introduction first of all. So in terms of my high school, I did my O-levels first and then I transitioned into International Baccalaureate Card Diploma Program, which is equivalent to A-levels. Both these things I did from Beacon House Students Islamabad, which is Beacon House's premier schooling system and they have their premier campus in Banigala. इसके बाद जो सवाल एक बनता है एक आम इंसान के माइंड में भी आता है कि आपने O लेवल्स किया और उसके बाद A लेवल्स की बजाय आपने ट्रांजिशन किया एक बिल्कुल न्यू सिस्टम में, तो इसके पीछे व्हाट वाज द मेन रीज़न एंड कितनी मोटिवेटेड थी आप ये करने के लिए? When I talk about my experience in O-levels and with IGCSE, I found it to be extremely pressuring. I found it to be extremely stressful. I found O-levels and IGCSE to be very orthodox. And to sum it all up in a nutshell, I did not have a very good experience. So जब IB की तरफ हमारे स्कूल में हमें introduce कराया गया, when our DPC came up and there were orientations happening and they introduced us to what diploma program was and the kind of courses that they offered and the room that they gave you for sort of making mistakes and जितनी creativity आपको उससे मिल रही थी, उन चीज़ों की वजह से I was a little motivated. I was very interested in pursuing IBDP. ये तो मुझे समझ आ गया, लेकिन इसमें सवाल एक स्टैंड आउट ये करता है कि जहाँ पर आप O लेवल्स के बाद A लेवल्स में जा रहे हो तो जहाँ पे आपके पास बेसिकली 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, किसी भी स्टूडेंट को बताया जाए जहाँ वो O लेवल्स में 8 सब्जेक्ट्स ले रहा है एंड देन इफ़ वी टेल देम कि जी आपने IB पढ़ना है, IB के सिस्टम की बात तो हम करेंगे कि उसके अंदर क्या बेसिकली उसका स्ट्रक्चर क्या है, बट इफ़ आई टॉक अबाउट द प्रेशर जो उसमें बताया जाता है जो कि 6 सब्जेक्ट्स हैं फिर 3 कोर सब्जेक्ट्स हैं, तो आपको नहीं लगता कि जब आप O लेवल से आपने इसके बारे में जाना तो आपको नहीं लगा कि ये ज़्यादा आपके लिए मुश्किल होगा? Well, yes. अगर हम जनरली बात करें ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए, जब उनको इनिशियली बताया जाता है कि IBDP which has like 6 groups and you have to take 6 subjects, उसमें आपके 8 components होते हैं and you have to like give exams as well as do coursework assignments and आपके 3 core components हैं जिनको आपने पास करना होता है in order to get your degree. और उसके कंपैरिजन में जब आप A लेवल्स को देखें वेर यू ओनली हैव लाइक 3 सब्जेक्ट्स, ठीक है, और वहाँ अगर आप सारा साल ना भी पढ़ो एंड में लाइक पढ़ लो तो इट वुड वर्क फॉर यू मोस्टली. तो जब वो कंपैरिजन आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है तो येस इट्स अंडरस्टैंडेबल कि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रेशर फील हो. दे माइट फील वेरी ओवरवेल्म्ड by what IBDP is and the entire time management process and how they would have to show up and study for all of the 2 years. But जब आपको IB के फ़ायदों के बारे में पता चलता है, you actually find out the advantages of IBDP. तो एक मोटिवेशन मिल जाती है. एक मोटिवेशन मिल जाती है. It outweighs the stress that it might cause you because आपके पास advantages आपको ज़्यादा बड़े नज़र आते हैं. और दूसरा पर्सनली मेरे लिए जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि IGCSE didn't really work for me. तो वो तो शुक्र है कोविड का साल आ गया, then we got expected grades, so sort of worked out. But otherwise I was like नहीं. And A levels में another thing is कि you only have 3 subjects, right? So if you have human beings are multifaceted and we have like different facets to our personality. I don't think इतने early level पे हम 3 subjects लेके अपना career pattern decide कर सकते हैं, right? So I think IB में क्योंकि हमारे पास components ज़्यादा, हमारे पास subject structure ज़्यादा, we have 6 groups to choose from, तो it sort of caters to all facets of our personality and gives us room to कि अभी भी चलो time है, अगर हम different subjects explore करें, maybe after this we'll pick a career path because that is a very tender age. और उस एज पे इतना सीरियस डिसीजन ले लेना कि हम 3 सब्जेक्ट चूज़ करके अपना करियर पाथ डिसाइड कर ले, सॉर्ट ऑफ ओवरवेलमिंग आई थिंक.
और इसमें अगर मैं ऐड करूं तो आपके पास जब आपको ओरिएंटेशन दी जाती है तो उसमें आपको बताया जाता है कुछ नए फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जैसे रिसर्च वर्क हो गया, कैस हो गया। हम इस पे बात तो करेंगे ही, लेकिन ये चीज़ें भी आपको फिर इंट्रीग करती हैं कि जी एक कोई नई चीज़ हम करेंगे, यही नहीं कि जो ओ लेवल्स में करते आ रहे थे, पास पेपर्स किए, प्रैक्टिस की। और मतलब नो डाउट कि वो एक अच्छा सिस्टम है, कॉन्सेप्चुअल सिस्टम है, बट लेकिन आईबी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको इंट्रीग करती हैं। या लाइक फॉर एग्जांपल जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइट की जब मैं ओरिएंटेशंस में गई और मुझे बताया गया प्रोग्राम के बारे में, was कि there was learning outside the classroom as well. So the focus just wasn't about getting A stars or like getting the information in your head. It was more about nurturing you as a learner. It was more on the IB focused more on actually like nurturing your skills, actually developing your skills. Stuff like that, and it also I think gave you more room for making mistakes. तो आपको जैसे आपने बताया कि आईबी के बारे में तो आपने इसलिए चूज़ कर लिया कि मतलब कि ओ लेवल्स में आपको इतना एक्सपीरियंस अच्छा नहीं लगा। तो आपने जब आईबी की ओरिएंटेशंस ली, सबसे पहले तो अब हम उनके लिए ये चीज़ बताना चाहूँगा जो आईबी को अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं, मतलब वो स्टूडेंट्स हैं या पेरेंट्स हैं, वो आईबी को देखना चाह रहे हैं कि जी आईबी हमारे बच्चे के लिए सही है भी कि नहीं। तो उसमें आईबी को थोड़ा सा बता दें आईबी है क्या। अभी तो आपका एक्सपीरियंस लिया कि क्यों आईबी है क्या, इसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं पहली बात, और इसके अंदर क्या मुख्तलिफ है। सो इंटरनेशनल बैकलॉरिएट इज़ ए प्रोग्राम जस्ट लाइक IGCSE, ठीक है, एंड जस्ट लाइक इंटरमीडिएट में जो हमारे पास प्रोग्राम्स होते हैं, IB के अंदर हमारे पास 3 प्रोग्राम्स इस वक्त और चले 4 प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं, ठीक है, एंड BNI इज़ ऑफरिंग ऑल 4 ऑफ देम. So we have the primary years program, which is for primary, ठीक है, 1 to 5 1 to 5 basically. Then we have the middle years program, which caters to 6 to 11, ठीक है, and then we have DP, which is equivalent to A levels. And then we also have CP, which is called the college program. So instead of doing DP, you could also pursue CP. लेकिन वो तो एक अलग ही टॉपिक है ना, फिर वो तो फिर Okay, so coming to IBDP, which is the diploma program equivalent to A levels. तो उस equivalent to A levels and FSC. DP में हमारे पास होते हैं 6 ग्रुप्स, जिसमें हमारे पास है मैथ, साइंस, लैंग्वेजेस, आर्ट्स एंड इंडिविजुअल एंड सोसाइटीज़, जिसमें से हर एक में से यू हैव टू पिक 1 सब्जेक्ट. सो यू नीड टू हैव 6 सब्जेक्ट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ 6 सब्जेक्ट्स, एंड यू नीड टू हैव लाइक 3 HL हायर लेवल सब्जेक्ट्स आपके मैंडेटरी होते हैं. 4th अगर यू रियली वांट टू टेक दैट मच प्रेशर, श्योर गो फॉर द 4th HL एज वेल. उसके अलावा वी हैव 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ DP जो कि कंपल्सरी होते हैं. इसमें वी हैव द एक्सटेंडेड essay, which is a 4,000 word research paper that you write in any area of interest for you. Then you have CAS, which is an acronym. Part of IB. Yeah, which is the fun part of IB. ठीक है. CAS is an acronym and it stands for creativity, activity and service. And the 3rd compulsory component is TOK, which is theory of knowledge. थ्योरी ऑफ नॉलेज पे मैं बात करूंगा कि थ्योरी ऑफ नॉलेज में होता क्या है. मतलब वो तो पता है कि अगर मैं बेसिकली बताऊं उसका कॉन्सेप्ट यही है कि यू क्वेश्चन द नॉलेज, बेसिकली व्हाट यू आर गेटिंग. तो आपको इसमें बेसिकली वो कहते हैं जी जो आप पढ़ रहे हो उसी को सवाल करो, एंड दैट्स व्हाट मेक्स IB वेरी डिफरेंट. या आई थिंक जो कोर कंपोनेंट्स हैं वो आपको IB का कोर एक्चुअली में काफ़ी अच्छे तरीके से समझा देते हैं, विच इज़ लाइक लर्निंग आउटसाइड क्लासरूम, नर्चरिंग योर स्किल्स, मेकिंग योर सेल्फ ए लाइफ लॉन्ग लर्नर, ना कि सिर्फ पेपर दिया और बस बात ख़त्म. ठीक है. तो TOK की जहाँ तक बात आती है इस वक्त थ्योरी ऑफ नॉलेज. सो वट एवर, जैसे कि आपने कहा, वट एवर वी लर्न सो फार, वट एवर वी आर गोइंग टू लर्न, ठीक है, चाहे वो पर्सनल नॉलेज हो या वो फैक्चुअल नॉलेज हो या हम सब्जेक्ट वाइज कुछ पढ़ रहे हो, उन सब चीज़ों को क्वेश्चन करना, उसकी सोर्सेस को क्वेश्चन करना, कौन सी वो चीज़ें हैं हमारे अंदर या हमारे एनवायरनमेंट में जो नॉलेज हम सीख कर रहे हैं उसको कौन सी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती है. तो सॉर्ट ऑफ थिंकिंग अबाउट ऑल दोज थिंग्स एंड क्वेश्चनिंग. What I really like about IB is it does make you question what you're seeing around yourself. So you're not just like sort of ignorant to the things that are happening around you. You're not sort of dumb to that. You're more inclined to questioning, okay, जो हो रहा है क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, और क्या हम इसको बेहतर बना सकते हैं या नहीं. तो सवाल करना सिखाते हैं हमें IB, which I feel is extremely important. तो जैसे आपने बात की कि HLs और SLs की, मैं इस पे आना चाहूँगा क्योंकि हमने वैसे तो IB का सारा स्ट्रक्चर देख लिया कि 6 सब्जेक्ट्स इन टोटल हैं अगर मैं शॉर्ट कहूँ, और 3 कोर कंपोनेंट्स हैं. तो ये टोटल बन गए तकरीबन 9 के करीब अगर हम टोटल बनाएं, लेकिन ये 9 अगर बोला जाए तो लोग डर भी जाते हैं. तो बेसिकली अगर 6 सब्जेक्ट्स की मैं बात करूँ तो ये 6 सब्जेक्ट्स कंपलसरी हैं, लेना ही लेना, जबकि A लेवल्स में 3 हैं. तो ये कंपैरिजन मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लोगों को A लेवल्स का पता है. तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इसमें से जो 3 HLs हैं जिसको हम हायर लेवल कहते हैं, वो बेसिकली उसके अंदर स्टैंडर्ड लेवल भी होता है और हायर लेवल भी होता है.
या सो बेसिकली जो 3 या 4 जिनको लेने हैं 4 एचएल सब्जेक्ट्स, तो जो 3 आप एचएल्स ले रहे हो उसमें आप स्टैंडर्ड लेवल का भी कोर्स पढ़ रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप लैंग्वेजेस में ले रहे हैं इंग्लिश, ठीक है, एंड देन यू हैव इंग्लिश एचएल, तो उसमें आप स्टैंडर्ड लेवल का कोर्स पढ़ेंगे अपने बाकी क्लास फेलोज़ के साथ। पर अगर आपने इंग्लिश एचएल लिया हुआ है तो हायर लेवल में जो आपके पास लाइक नॉवेल्स फॉर एग्जांपल आ रही है, शॉर्ट स्टोरीज आ रही है, पोम्स आ रही हैं, एडवर्टीजमेंट्स आ रही हैं, जो कंटेंट बेसिकली एक्सटेंशन होती है उसकी, वो भी पढ़ेंगे। एक्सटेंडेड कंटेंट आपको पढ़ना पड़ता है डीपली, you're able to dive much more deeply into the subject if you take it as a higher level subject. मतलब जैसे हायर लेवल के मतलब से समझ आ जाता है कि आपने स्टैंडर्ड तो पढ़ना ही पढ़ना है और साथ हायर लेवल के कॉन्सेप्ट्स को भी पढ़ना है। जी जी। अच्छा, तो इसमें अब सबसे पहला सवाल ये है कि कितने ऑप्शन है स्टूडेंट्स के पास, मतलब कि सब्जेक्ट चूज करने की, मतलब लैंग्वेजेस कितनी कंपलसरी है, मैथ्स कंपलसरी है कि नहीं है, तो इस पे ज़रा एलेबोरेट कीजिए। लैंग्वेज आपको एक लेनी पड़ेगी, ठीक है, जिस पे डिफरेंट स्कूल्स डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑफर करते हैं लैंग्वेज ग्रुप में। व्हेन आई वाज डूइंग डीपी तो हमारे यहाँ उस वक्त हमें आई थिंक 3 लैंग्वेजेस ऑफर करते थे। इट वाज इंग्लिश, उर्दू एंड फ्रेंच आई थिंक। लेकिन लेनी तो 2 होती है। लेनी 2 होती हैं। तो what I took was I took English SL and Urdu HL, which is also again a very non-conventional choice because a lot of students in IB when they come they would not probably prefer Urdu, और HL में तो उर्दू कोई भी नहीं लेना चाहेगा। But I found it very interesting, very intriguing, and I learned a lot. और मैथ्स के बारे में आप क्या कहेंगे? मैथ्स कंपलसरी है? Math is also compulsory. हालांकि अच्छा फिर उसमें ये आ जाता है कि lot of kids who are not actually that good at math, तो they would prefer कि अगर वो A-levels में जाएंगे तो वो मैथ्स नहीं लेंगे उस वक्त। बट अगर आप IB में आए हो तो आपको मैथ्स लेना ही लेना है, जिसके फ़ायदे भी हैं आगे। तो इफ़ यू आर वीक एट मैथ यू कैन टेक ए मैथ एज SL, और फिर मैथ में हमारे पास 2 टाइप्स है, सो यू हैव मैथ AA एंड मैथ AI. So those who are sort of like weaker at math or not as good at it, you can go for math AI. और SL में उसमें भी फिर कैटेगरी उसमें भी फिर आप SL ले लें, HL ला लें, और वो बेसिक्स ही है बेसिकली उसमें। It's very basic, like it has stats and आपको थोड़ा सा कैलकुलस पढ़ा रहे हैं और बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स पढ़ा रहे हैं। तो मतलब ये 3 सब्जेक्ट्स लाजमी हो गए, 2 लैंग्वेजेस जिसमें से इंग्लिश हमने रख ली, उसमें से उर्दू, फ्रेंच, जर्मन जो भी ऑफर कर रहा है स्कूल वो रख ली, और साथ ही साथ अपने थर्ड जो है वो मैथ्स रख ली कोई भी। अब 3 आपके पास ऑप्शंस हैं। अब ये 3 जो ऑप्शंस हैं इसमें आप कौन सा सब्जेक्ट रख सकते हो जो आपके करियर को डिफाइन कर रहे हैं, वो तो रखना ही है। अब अगर मैं आपकी बात करूँ तो आपके सब्जेक्ट्स कौन से थे बेसिकली? I took like English SL, Urdu HL, Psychology HL, Global Politics HL, and what else? Then I took Math AI SL because I suck at math. And then I also had Environmental Sciences because I also suck at sciences, surprisingly. Not surprisingly though. And yeah, that's about it. तो इसमें से आपने मुझे बताया कि आपने इंग्लिश लिया, आपने उर्दू लिया, आपने ग्लोबल पॉलिटिक्स लिया, आपने ESS लिया, और आपने इसके साथ साइकोलॉजी लिया, जो कि आपके 6 सब्जेक्ट्स पूरे। इसमें से HL कौन से थे? HL were Global Politics, Psychology and Urdu. So what I'd also like to talk about, like I'd like to add here is कि जो आप subject choices that you're trying to make, right? So जैसे कि मैंने पहले ही mention किया, it's a very tender age, आपको उस वक्त इतनी भी understanding नहीं होती, और दूसरा life circumstances पे भी depend करता है, आपके parents क्या कह रहे हैं। There are multiple things that you have to take in mind when you're deciding your subjects. तो उस तरीके से तो अच्छी बात है कि सब्जेक्ट है तो कुछ आप अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से ले लें, कुछ आप अपने करियर पाथ के हिसाब से ले लें। उसके अलावा जब आप सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हो तो आपको काफ़ी सारी और चीज़ें देखनी चाहिए कि आपके स्ट्रेंथ्स क्या हैं, ठीक है, प्ले एट योर स्ट्रेंथ्स। ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा मैथ पढ़े, ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा साइंसेस पढ़े। अगर आपकी स्ट्रेंथ्स उधर लाइन नहीं करी और आपकी इंटरेस्ट उधर लाइन नहीं करे, ठीक है, और आप फ्यूचर में भी कुछ और परस्यू करना चाहते हो, तो नथिंग लाइक सॉर्ट ऑफ वारंट्स कि आप या आपको फोर्स किया जाए कि आप साइंसेस या मैथ या उस तरीके से पढ़ें। तो जैसे मैं फ्यूचर में आई वांटेड टू वर्क ऑन द ह्यूमैनिटीज साइड, मैं NGO साइड पे काम करना चाहती थी, वाज मोर इनटू थियोरेटिकल स्टफ, वाज मोर इनटू ह्यूमैनिटीज इन कंपैरिजन टू परस्यूइंग स्टेम, अ करियर इन स्टेम। तो मेरे सब्जेक्ट से फिर उसी हिसाब से लिए जहाँ पे जिसके साथ मेरे इंटरेस्ट्स, मेरे पैशंस और मेरा करियर पाथ अलाइन कर रहा था। तो बेसिकली अगर मैं इसको इन शॉर्ट बोलूँ तो IB के अंदर आपको एक ये फ़ायदा है कि अगर आप श्योर नहीं हो अपने करियर के बारे में तो आप IB करके उसमें 2-3 करियर पाथ्स अपने लिए खोल सकते हो। बट अगर आपको अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाना है तो फिर आपको अपना करियर लॉक करना पड़ेगा, जिसमें आप हायर लेवल्स वही पढ़ोगे जो आपको आगे यूनिवर्सिटी में चाहिए। या एंड ऑल्सो अगर आप नहीं क्लियर अपने करियर पाथ के बारे में, तो क्योंकि 6 सब्जेक्ट्स है तो आप डिफरेंट फैसेट्स ऑफ योर पर्सनैलिटी उनमें एक्सप्लोर कर सकते हो। तो आपको थोड़ी क्लैरिटी हो जाती है कि अच्छा ठीक है, मैं इन चीज़ में भी इंटरेस्ट हूँ, बट एम आई एक्चुअली गुड एट इट इफ़ आई स्टार्ट स्टडीइंग इट। मुझे पसंद तो ये सब्जेक्ट भी है, लेकिन क्या ये पढ़ने में वैसा है जैसे मुझे लगता है। फॉर एग्जाम्पल अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन पीपल वर कमिंग टू स्टडी साइकोलॉजी
psychology, they thought the course content was completely different from what they thought it would be like. ठीक है? So when they came in and they sat in classes, तब तो उन्होंने subjects ले लिए थे, whether as HL or SL, and then they were like, it's not what we thought it is, and it's not as interesting as we thought. It wasn't pop psychology, so to say. So then they wanted to switch. तो इस तरीके से आपको ज़्यादा रूम मिल जाता है एक्सप्लोर करने के लिए, टू मेक मिस्टेक्स, टू सॉर्ट ऑफ रियलाइज योर ट्रू पोटेंशियल, योर ट्रू स्ट्रेंथ्स. मैं इसके बाद इसी पे आऊँगा कि हम स्ट्रक्चर समझ रहे थे, उसी के अंदर हमने बात करनी थी कि जैसे ए लेवल्स में तो कोर्स वर्क है टोटली, मतलब आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा एंड में उसका पेपर दिया, ग्रेड आ गया, 1 2 3 पेपर. अब मुझे IB में बताएं, एक तो आपने बात की 3 कोर कंपोनेंट्स की इन सब्जेक्ट के अलावा जिसमें आप टोटली रिसर्च करते हैं, एक्सटेंडेड ऐसे है, TOK है, या फिर हम बात करें इसकी कैस की, तो इसमें भी बेसिकली कुछ पढ़ना तो नहीं है ना बुक से, आपने बेसिकली रिसर्च करनी है और जितनी अच्छी कर लें उतना आपका अच्छा ग्रेड है. ऐसी इन सब्जेक्ट्स में भी क्या सारा एग्जाम है या इसके अंदर भी कोई रिसर्च का फैक्टर है, तो उसको क्लैरिफाई करें. हर सब्जेक्ट में आपके 2 तरीके के एग्जामिनेशन होते हैं. वन इज़ योर इंटरनल असेसमेंट, जिसमें आपने कोई रिसर्च करके या सेकेंडरी या प्राइमरी रिसर्च करके उसी सब्जेक्ट के किसी टॉपिक में आपने कोई IE लिखना होता है, कोई याद रिसर्च पेपर प्रोड्यूस करना होता है या कुछ ऐसे. और फिर उन्हीं सब्जेक्ट्स के लिए आपकी जो सेकेंड कॉम्पोनेंट है एग्ज़ाम के लिए, दैट्स लाइक योर रिटन एग्जामिनेशन. तो फिर हर सब्जेक्ट के हिसाब से वो वेरी भी करता है. फॉर एग्जाम्पल लैंग्वेजेस में यू हैव ए रिटन एग्जामिनेशन and you have your internal oral assessment in which you're supposed it's like a speaking task in which you have to like बोल के आपने अपना एनालिसिस बताना होता है टेक्स्ट्स का, लिटरेचर के हवाले से. उसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग तरीका है, फॉर एग्जांपल साइकोलॉजी में जो आपका इंटरनल असेसमेंट का कंपोनेंट होता है, उसमें आपने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना होता है एक्चुअली में, एंड देन यू हैव टू राइट ए रिपोर्ट बेस्ड ऑन दैट एक्सपेरिमेंट. अनदर इंटरेस्टिंग थिंग इज़ के अब जैसे बाकी IAs हैं तो उसमें आपको प्राइमरी रिसर्च करके इंटरनेट पे जाके गूगल स्कॉलर से आर्टिकल्स निकाल के उन जैसा आर्टिकल बनाना है या उन जैसे आर्टिकल बनाना. बट कोई और भी सब्जेक्ट है जहाँ पे आप और इंटरेस्टिंग डायनामिक एक्सप्लोर कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल जो ग्लोबल पॉलिटिक्स जो मेरा HL सब्जेक्ट था, उस पर जो हमारा IA था, वी हैड 2 IAs. जैसे कि मैंने इनिशियली मेंशन किया कि जब आपके HL सब्जेक्ट्स होते हैं तो आपका कंपोनेंट एक्सटेंड हो जाता है, तो आपकी एग्जामिनेशंस भी कोर्स कंटेंट के साथ एक्सटेंड हो जाती है. तो उसमें फिर ग्लोबल पॉलिटिक्स में वी हैड लाइक 2 थिंग्स टू डू. वन वाज कि एक हम प्राइमरी और सेकेंडरी रिसर्च का मिक्स बना के एक टॉपिक, एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो को एक्सप्लोर करें. सो उससे मेरा एक टॉपिक था इन ग्लोबल पॉलिटिक्स मेरे IA के लिए, इन विच आई टॉक्ड अबाउट rape in Pakistan. So I conducted primary research. I interviewed rape victims. I interviewed their families. I interviewed multiple analysts. I interviewed radical feminists. I interviewed lawyers. I interviewed police officers. And whatever they said, I mixed it with primary research and political theories and presented my report as an amalgamation of all of that. देन जो HLE का जो हमारा ग्लोबल पॉलिटिक्स का एक और कंपोनेंट था हाई लेवल्स एक्सटेंशन में, इट वाज अबाउट राइटिंग, it was also sort of an oral, so we had to write about a particular current world scenario and then talk about it and record a video and submit it. अगर मैं वही बात करूं तो इसमें ज़्यादातर हम देख रहे हैं रियल वर्ल्ड सिनेरियोज हैं, जो हम बेसिकली जो स्किल्स A लेवल्स के बच्चे में या इंटरमीडिएट तक नहीं बच्चा सीखता, वो बेसिकली स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाके ज़रूर ये सब चीज़ें होती हैं अगर आपका मेजर है. लेकिन IB में देखा जाए तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव लेवल पे आपको टीच भी की जा रही हैं एंड यू आर गेटिंग द एक्सपीरियंस. तो अब इसी से मैं यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जाता हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ में जैसे मैंने शुरू में अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा कि 22% ज़्यादा चांस है यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन का जो कि IB लीग की हैं. तो बेसिकली अगर हम इसको कनेक्ट करें, इफ़ यू कनेक्ट द डॉट्स, तो वो इसीलिए शायद ज़्यादा है क्योंकि इसकी जो क्वालिटीज़ हैं जो एक स्टूडेंट को कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छा बनाती है. जो हम अगर एक IB स्टूडेंट, एक IBDP स्टूडेंट और एक A लेवल स्टूडेंट की बात करें तो उनमें आई फील लाइक सर्टन स्किल सेट्स का बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है. जैसे मैंने इनिशियली मेंशन किया कि IB आपके स्किल सेट्स पे काम करता है, ठीक है. इट नरिशेस योर कम्युनिकेशन स्किल्स, इट नरिशेस योर कॉन्फिडेंस, इट नरिशेस योर रिसर्च स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग, इट नरिशेस क्रिटिकल थिंकिंग. एग्जैक्टली, जो आपका IB लर्नर प्रोफाइल है, इट मेक्स यू रिसर्च, इट नरिशेस सो मैनी अदर थिंग्स इन यू, ठीक है, जो कि आप सिर्फ A लेवल्स का वो क्लासरूम में बैठ के क्लासेस लेके एकेडमी जाके वो सब कुछ आप नहीं सीख सकते. अगेन नॉट टू डिनाई कि A लेवल्स के अपने फ़ायदे कहीं ना कहीं जो उस प्रोग्राम के अपने आउटकम्स हैं और इसके अपने आउटकम्स हैं. लेकिन इसके आउटकम्स की अगर हम बात करें तो वो ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि ब्रॉडर हैं
या इससे मतलब प्रोग्राम को जितना बड़ा करते जाएं उसके अंदर जितनी चीज़ें लाते जाएं और इसीलिए शायद इसकी एक्सेप्टेंस ज़्यादा है। एक्सेप्टेंस रेट ज़्यादा है। तो अब अगर एक्सेप्टेंस रेट की बात करें तो यूनिवर्सिटीज़ आजकल इट्स नॉट द 60s that they're trying to just look at your grades and they're trying to see if you got like straight A's so Very we'll valid get you point. into university. That's not how it is now. Like universities need to see कि आपके extra curriculars कितने हैं, आपकी they want a अगर आपकी application के पास जाएं they need to see a holistic version of your personality. They need to know what you are like. They have to know like उनका एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपकी पर्सनैलिटी किस किस्म की, आपने एक्स्ट्रा करिकुलर्स किए कि नहीं किए, आपने इंटर्नशिप्स किए। वो तो वैसे हम देखें ए लेवल्स में भी बच्चे अपने जो हैं वो एक्स्ट्रा कोरिकुलर्स कर रहे होते हैं, हालांकि उनकी डिमांड नहीं है क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ मांग रही हैं। वो कैस जैसी एक्टिविटीज़ खुद कर रहे होते हैं, उनके कोर्स में नहीं है, हमारे कोर्स में आईबी की कोर्स में अगर हम बात करें कॉलेज एसेस की तो वो ऐसे ही एसेस हैं जैसे हम एक्सटेंड ऐसे लिख रहे होते हैं या आईएएस लिख रहे होते हैं, रिसर्च बेस्ड हमें पहले ही आ जाती है अगर बात करें। और जो रिसर्च स्किल्स की अगर हम बात की जाए तो आपके जो फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स होते हैं, ऑफ्टन टाइम्स व्हेन दे कम इन फ्रॉम डिफरेंट एजुकेशनल बैकग्राउंड्स आइदर फ्रॉम एफएससी और ए लेवल्स, दे हैव जीरो रिसर्च स्किल्स, दे डू नॉट नो हाउ टू डू रेफरेंसेस, दे डू नॉट नो हाउ टू फॉर्मेट देयर रिपोर्ट्स, दे डू नॉट नो आइडिया ही नहीं होता कि रिसर्च कंडक्ट करने का तरीका क्या है, कहाँ जाके रिसर्च पेपर खोल के दिखाएं। गूगल स्कॉलर तक का भी लिमिटेड सा कॉन्सेप्ट होता है, उनको प्लेजरिज्म का भी नहीं पता प्लेजरिज्म का नहीं पता होता, कम कैसे करें, वर्ड काउंट को कैसे मैनेज करें, ऑल दोज थिंग्स। क्योंकि आईबी में हम इतने रिसर्च पेपर्स लिख चुके होते हैं और हमने एक्सटेंडेड ऐसे भी लिखा होता है, हमें इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होती है कि बाय द टाइम वी एंटर इन फर्स्ट सेमेस्टर इट गिव्स अस एन एज ओवर ऑल द अदर स्टूडेंट्स फ्रॉम डाइवर्स एजुकेशन बट एट द एंड यू नीड डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क, बिकॉज आईबी में ये नहीं हो सकता कि आप कहें मैं नहीं जाता सुकून से, तो इसके लिए आपको मोटिवेशन और साथ डेडिकेशन और कांस्टेंट डेडिकेशन I feel like motivation is not that much of a right. I feel like discipline is what is required to do IB, because as you mentioned, it's not like you do not study the entire year. अच्छा जी पूरे साल नहीं पढ़ा, अच्छा जी आज छुट्टी मार लेते, कल छुट्टी मार लेते। Procrastination का इतना रूम नहीं होता, ठीक है। You can have your own set of fun which you can do through CAS, but उसके अलावा you need to stay at the top of your game. You need to आज का काम आज होना चाहिए, कल फिर वो पढ़ गया ना तो बस। मैं इस पे आऊँगा आगे कि डेडलाइंस कितनी इंपॉर्टेंट है, इंटरनल एक्सटर्नल, ये तो मैं अभी तो हम उनके लिए बात कर रहे हैं जो आईबी को देख रहे हैं, फिर हम आएंगे जो आईबी कर रहे हैं और उनको एक सपोर्ट चाहिए। अगर इस पॉडकास्ट के थ्रू उनको हेल्प हो जाए तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। मेरा लास्ट अभी जो क्वेश्चन आपके साथ है इस बारे में कि जो आईबी करना चाह रहे हैं वो यही है कि इक्वलेंस के बारे में बताइएगा पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से, और सेकेंडली मुझे ये बताइएगा कि आपने जब ये प्रोग्राम किया आपको क्या लगता है कि कितना रिकग्नाइज्ड है ये पाकिस्तान में, बिकॉज एट द एंड बच्चों को नहीं पता कि वो बाहर जाएंगे कि नहीं। नो डाउट एक्सटर्नली पूरी दुनिया में इसकी बहुत डिमांड भी है और इसको एक्सेप्ट किया जाता है, बट पाकिस्तानी इफ़ यू टॉक अबाउट पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव तो क्या लगता है कि इक्वलेंस और इस पर क्या कहेंगे आप? अच्छा, इक्विवेलेंस की जहाँ तक बात है तो जब आप आईबी से हम निकल के आए तो मुझे बहुत लोग लाइक अ लॉट ऑफ माय फैमिली मेम्बर्स, क्योंकि पाकिस्तान में इतना नहीं आइडिया लोगों की आईबीडीपी क्या होता है, ए लेवल्स एंड एफएससी इज फार मोर रिकग्नाइज्ड देन डीपी। तो अ लॉट ऑफ पीपल टोल्ड मी कि अगर आप इक्विवेलेंस कराएंगे बेटे तो आपके नंबर कट जाएंगे, आपका जो स्कोर आया है वो यू नो वॉन्ट मैच अप विद व्हाट यू एक्चुअली स्कोर्ड। अगर हम आईबी स्कोर्स की बात करें, आई गॉट अ 37 व्हिच इज कंसीडर्ड टू बी फेयरली अ गुड स्कोर आई थिंक। हाई अचीवर 33 से ऊपर हाई अचीवर है। एंड इफ आई टॉक अबाउट द बेस्ट यूनिवर्सिटीज उनकी रिक्वायरमेंट 36 37 से शुरू हो जाती है। इवन ऑक्सफोर्ड इज ऑक्सफोर्ड जो है वो ले रहा है तकरीबन, कैम्ब्रिज की बात करें तो कैम्ब्रिज इस टाइम 39 को एक्सेप्ट कर रहा है। इवन किंग्स की भी रिक्वायरमेंट अराउंड 36 37 की है एज फार एज आई रिकॉल। किंग्स कॉलेज लंदन इज ए फेयरली रिनाउंड। आपने पॉइंट्स की बात की, हमने इस पर डिस्कशन नहीं की कि पॉइंट्स क्या हैं बेसिकली, इसका ग्रेडिंग सिस्टम क्या है, इस पे बात कर लेते हैं कि ग्रेडिंग सिस्टम कैसे, और फिर इक्विवेलेंसी पे उससे कनेक्ट कर दें। तो ग्रेडिंग सिस्टम इस तरीके से है कि आपका हर सब्जेक्ट में आपका टॉप स्कोर इज लाइक 7, तो 7 ए स्टार कह लें उसको, या 7 इज लाइक ए स्टार। अगर आपका 6 आ गया तो इट्स ए, लाइक 6 भी बहुत अच्छा स्कोर है। एंड देन वी हैव 5 4 3 2 1। 3 से नीचे फेल है, 3 से नीचे फिर फेल, आपका अच्छा ग्रेड नहीं आया। हाँ, बट लाइक आईबी में कोई भी स्कोर आप उसको फेल नहीं कंसिडर करते। कि एक वन थिंग दैट आई रियली लाइक अबाउट आईबी इज कि वो जो यू वाला आ जाता है ना आपके रिजल्ट कार्ड पे, वो आईबी में नहीं है, वो आईबी में वो सिस्टम नहीं है। तो उसके अलावा टोटल पॉइंट्स कितने? टोटल पॉइंट्स आपके 40 है एंड यू नीड टू स्कोर अबाउट अबव 24 के नीचे आपका फेल हो जाता है, मतलब डिप्लोमा नहीं मिलेगा। इन टोटल 6 सब्जेक्ट्स हैं, 6 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो 42 पॉइंट्स इसके बन गए एंड 3 पॉइंट्स स्कोर के हैं जो टीओ के एक्सटेंडेड ऐसे की हम बात कर रहे थे। लेकिन कैश का कोई पॉइंट नहीं है, कैश पूरा होना चाहिए, कैश आपका पूरा होना चाहिए। कैश से बेसिकली आपके अराउंड 20 एक्सपीरियंसेस एटलीस्ट होने चाहिए आपके प्रोजेक्ट्स के साथ, जिसमें यू जस्ट नीड
these experiences to pass your diploma. अगर आपके experiences नहीं होंगे ना बिल्कुल भी तो आपको डिप्लोमा नहीं देंगे. इवन तो इसका पॉइंट नहीं होता, इट्स लाइक एक इसके ग्रेड्स नहीं है लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट yeah, it's like a check mark for you to pass to get your diploma, otherwise you won't get it. तो मतलब कि 24 मिनिमम पॉइंट्स चाहिए अगर हम टोटल की बात करें. Yeah. तो उस अगर 24 से कम आ जाता है आपका टोटल स्कोर तो आपको IB दोबारा से करना मतलब रीटेक देना पड़ जाएगा अगली अटेम्प्ट में. या और समवॉट के जिनमें आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए जिन सब्जेक्ट्स में जो आप उनका रीटेक. और इक्विवेलेंस की जब हम बात कर रहे थे तो इक्विवेलेंस में जब मैं करा रही थी जैसे मैंने आपको बताया तो अ लॉट पीपल सेड कि आपके नंबर कम हो जाए. होते हैं नंबर कम, वो तो A लेवल्स में भी होते हैं, A लेवल्स में भी होते हैं, जो कि आई फील लाइक डिसएडवांटेज. आई मीन लाइक दिए हमने भी मेहनत करके वही ना पेपर दिए, तो ये इक्विवेलेंसी कराने वो का तो एक अलग ही टॉपिक है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को इस पे देखना चाहिए कि आई फील लाइक क्योंकि यस. और लेकिन जो इक्विवेलेंसी का प्रोसेस भी फॉर एग्जांपल IBCC का ऑफिस इस्लामाबाद में है. सो व्हेन आई वाज गेटिंग माय इक्विवेलेंसीज डन बहुत ख्वाहिश होती है टू बी वेरी ऑनेस्ट. ठीक है, इट्स अ लॉट ऑफ एफर्ट दैट यू हैव टू पुट इन. आपको जाके खड़े रहना पड़ता है लाइनों में बहुत ज़्यादा टाइम के. लेकिन क्वेश्चन यही है कि इक्विवेलेंसी मिल जाती है FSC से, FSC की इक्विवेलेंट. यस, FSC की इक्विवेलेंट मिल जाती है और आपके नंबर होते हैं अच्छे होते हैं. मतलब कि अगर मैं बहुत बात ज़्यादा भी नहीं होते लेकिन होते हैं. आपके अगर 37 थे तो अगर हम बात करें इसमें आपको ह्यूमैनिटीज की मिली होगी equivalency और 700 समथिंग. इट वाज लाइक गुड स्कोर काउंट होता है. मतलब FSC आपकी हो जाती है इसको करने के बाद. यस, ठीक और है. फिर आप पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर लें क्योंकि लॉट ऑफ पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ आल्सो दे डोंट हैव लाइक कुछ को फेयरली आइडिया होता है कि IBDP क्या चीज़ है, कुछ को फेयरली आइडिया नहीं होता, कुछ को बस बेसिकली पता होता है कि चर्च सिस्टम में पॉइंट्स का नहीं पता होता, स्कोरिंग का नहीं पता होता. तो उसके लिए आपके लिए इक्विवेलेंसी इंपॉर्टेंट है ताकि आप उनको जाके दिखा सके अच्छा ठीक है कि मैंने ये फॉरेन सिस्टम से अपनी वो हासिल की भी है हायर एजुकेशन. तो to be like I passed and like I'm fine, like you can count me in and accept my admission. And also I'd like to mention about the academic stress that IB causes you. वो मैं आपके उस सवाल पे आऊँगा. मैं पाकिस्तान की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ की बात करना चाहूँगा. फॉर एग्जांपल लम्स, आगा खान, क्या ये IB को डायरेक्टली रिकग्नाइज करती है या ये भी इक्विवेलेंसी मांगती हैं या इक्विवेलेंस मांगने के साथ IB को रिकग्नाइज करती हैं, क्योंकि ये बड़ा मेजर क्वेश्चन है. Okay, so yes, mostly आपकी जो predominant universities है they know IB क्या है क्या. लेकिन एडमिशन क्राइटेरिया में तो एडमिशन क्राइटेरिया में हाँ लिखा होता है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग IB करते नहीं हैं. हाँ. तो मतलब जो ज़्यादा मेजॉरिटी लोग कर रहे हैं तो उन्होंने तो वही FSC A लेवल से क्राइटेरिया लिखते हैं. अगर आप बहुत सारे UK बेस्ड IB लीग यूनिवर्सिटीज़ के वेबसाइट से भी जाए और आप उनके डिपार्टमेंट के रिक्वायरमेंट्स भी चेक करें तो उन्होंने बहुत कम ने शायद लाइक मेंशन किया होता है बट मोस्टली उन्होंने A लेवल्स के वो ग्रेड्स लिखे होते हैं अपने कि आपके 3 स्टेट A's आने चाहिए, 1 A स्टार 2 A's would also count, stuff like that. However, पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी की जहाँ तक हम बात करें तो उसमें हर यूनिवर्सिटी का थोड़ा हल्का फुल्का डिफरेंट प्रोसेस है. फॉर एग्जांपल इफ़ यू टॉक अबाउट द मेजर A लिस्ट जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ है IBA, लम्स, नस्ट, तो LSE भी चले काउंट कर लें. तो लम्स में तो आपको SAT स्कोर चाहिए होता है और लम्स का अपना एंट्री टेस्ट है. मेजॉरिटी आपके पाकिस्तान में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी अपनी एंट्री टेस्ट है. फिर आपके जो हायर सेकेंडरी एजुकेशन तक है इट वुड लाइक हेल्प यू आउट बट मोस्टली इट्स बेस्ड ऑन योर एंट्री टेस्ट. तो एंट्री टेस्ट आपके हो गए तो बस. अगर मैं ऐड करूं बेसिकली आसान करूं अगर ऑडियंस के लिए तो उसमें बेसिकली लम्स या IBA या आगा खान जैसे हम कहते हैं जी कि बाहर की यूनिवर्सिटीज़ 22% का एक टैग है जो IB लगाता है. ये तो ऐसा कोई एडवांटेज नहीं देते कि जी आपने IB किया है तो जी आप मेरा तो जो एक्सपीरियंस रहा है अगर मैं अपना शेयर करूं तो दे से कि IB A लेवल्स पाकिस्तान में हमारे लिए बराबर है. लेकिन क्योंकि उनके लॉ में नहीं है. जब वो चेंज कर लेंगे ठीक है, लेकिन साथ अगर मैं बात करता हूँ IB की तो इससे लोग बड़े वो हो जाएंगे कि जी फिर क्यों करें अगर पाकिस्तान में रहना है. अच्छा, लेकिन जिन लोगों को पता होता है आई फील लाइक व्हेन इवन आई वाज अप्लाइंग टू BIC राइट्स व्हेन आई केम हियर एंड दे आस्क्ड मी व्हाट यू हैव डन सो आई टोल्ड देम कि आई हैव डन माय IBDP एंड दे आस्क्ड मी व्हाट माय स्कोर वाज. आई टोल्ड देम इट वाज a 37. People who knew about it were really like oh my god, they appreciated it. They were like very taken aback by it. They were like okay, you've done IB. And people जिनको पता होता है they do recognize it, they recognize the value that it has. But people who don't know what it is उनको उनकी भी खैर गलती नहीं है. जब आपको नहीं पता होगा तो आपके सिस्टम में नहीं है, आपके सिस्टम में नहीं है, फिर आप उसकी वैल्यू कैसे रिकग्नाइज करोगे. तो जहाँ हो रही है रिकग्नाइज उसकी वैल्यू वहाँ फ़ायदा है, वहाँ आपको प्रेफर किया भी जा सकता है. लेकिन जहाँ आइडिया नहीं है आपके एडमिशन ऑफिस में यूनिवर्सिटीज़ में तो नहीं. अगर इसमें हम ये बात करें अगर नहीं भी है आपको पाकिस्तान में एडमिशन तो मिल रहा है आपको, ये तो नहीं है कि IB दे के कह रहे नहीं मिल रहा. आपको एडमिशन मिल जाएगा. तो उसमें मैं यही ऐड करना चाह रहा हूँ कि फिर आप अपनी बेहतरी के लिए टू मेक योर सेल्फ अ बेटर पर्सन
क्योंकि IB आपको बना तो रहा है, एक स्किल सेट दे रहा है, एक सोचने का बड़ा एक आपको होलिस्टिक अप्रोच दे रहा है अगर मैं Yeah. कहूँ, तो उसके लिए तो आप अपने लिए करें ना, आप यूनिवर्सिटीज़ के लिए ना करें, मेरा तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आपको बाहर अप्लाई करना है तो फिर आप फिर तो फ़ायदा ही फिर फ़ायदा तो है, फ़ायदा ही पाकिस्तान में भी फ़ायदा है। पाकिस्तान में भी फ़ायदा, एज तो आपको फिर भी मिल रहा है ना। अब अपने लिए करें, अपने स्किल सेट को नर्चर करने के लिए, खुद को एक बेहतर इंसान बनाने के लिए। आई फील लाइक पर्सनली जब मैंने IB किया था तो जो चीज़ें मैंने उधर से सीखी, जिस तरह की सोचने समझने की सलाहियत आपको IB देता है, जिस तरह की चीज़ों सवाल उठाने की सलाहियत, टू क्वेश्चन थिंग्स अराउंड यू, टू थिंक, टू एक्चुअली सिट एंड थिंक अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर वर्ल्ड, बिकॉज इट हेल्प्स यू टू टॉक अबाउट रियल वर्ल्ड सिनेरियोज, इट हेल्प्स यू टॉक अबाउट, it makes you sort of think and talk about what's going on in your world actually, and not be ignorant towards what's happening, to be sensitive. I think IB also makes you very sensitive by even course content की भी अगर हम बात करें, हम CAS की बात करें, research की बात करें, it also makes you very well read as well, I feel like. तो आप अपने skills को nurture करने के लिए करें, अपने आपको एक बेहतर student, एक बेहतर इंसान बनाने के लिए कर लें। और मैं ये भी कहूँगा कि कल को आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा तो होता है। आप यूनिवर्सिटी लाइफ में, मैं यही पूछना चाहूँगा आपसे कि यूनिवर्सिटी लाइफ में आके फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में आपको IB ने कितना हेल्प आउट किया, अगर मैं बात करूँ इसकी? या सो व्हेन आई जॉइंड, मेरे क्लास में जो भी बच्चे थे, मोस्टली बच्चे A levels FSC के थे। आई वाज आई थिंक द ओनली पर्सन हु हैड डन IB, बाकी ने फाउंडेशन ईयर वगैरह भी किया हुआ था। तो व्हेन आई केम इन, तो व्हेन हमारी जब हमारी असाइनमेंट शुरू हुई और इवन जब हमारे रोज़ के काम होते थे, फॉर एग्जांपल होमवर्क मिल गया, रीडिंग्स मिल गई, तो आई वाज वेरी मच लाइक एबल टू कोप विद द प्रेशर ऑफ इट। एंड स्पेशली फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स मुझे कोर्स कंटेंट भी ज़्यादातर आता था, बिकॉज आई एम करंटली डूइंग माई बैचलर्स इन साइकोलॉजी राइट नाउ, सो from UL here at BIC. So मैंने IBDP में psychology as an HL subject लिया हुआ था। तो when I came here, a lot of the course content, especially in the first 2 semesters, was stuff that I already knew. ठीक है, so that also gave me an edge. उसके अलावा मेरी research skills ज़्यादा polished थी, ठीक है, जैसे मैंने पहले मेंशन किया, मुझे पता था पेपर लिखना कैसे, बनाना कैसे, रेफरेंसिंग कैसे करनी है, APA क्या होता है, कैसे करना है, अपने लिखने का तरीका भी आता था, कोहेरेंस भी बराबर करनी आती थी, grammatical errors, all those little things that you need to make a good research paper. I'm not saying I was very good at it, but at least I knew. That's what gave me an edge. That's what made me नहीं, very मैं यहाँ quick. ऐड करना चाहूँगा कि 37 पॉइंट्स वाला वेरी गुड होता है। ये तो मानना पड़ेगा कि 37 पॉइंट्स वाले ने रिसर्च अच्छी की हुई है, उसको IB के सारे फैक्टर्स पता हैं तो ही उसने लिए हैं, और बड़ा फ़र्क पड़ता है इससे। ये मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि जो IB और A levels में कंफ्यूज हैं या FSC में कंफ्यूज हैं, उनके लिए तो ये बड़ा मोटिवेशन का एक ज़रिया कह सकते हैं। इसके साथ ही मैं एक और सवाल लिंक करूँगा कि मेरे पास ये सवाल आया था तकरीबन, हमने स्टोरी लगाई थी अपने BIC की कि जी किसी IB जो करना चाह रहा है स्टूडेंट, तो वो कोई उसके सवाल हैं, तो उसमें एक सवाल आया था कि कोई डिफरेंस है कि जिसका बैकग्राउंड, जैसे आपको O level से था, आप अपने साथ स्टूडेंट से मिली भी होंगी जो डिफरेंट बैकग्राउंड से होंगे, तो कोई डिफरेंस है कि हाउ दे अप्रोच IB और हाउ इज़ देयर अप्रोच टुवर्ड्स IB? Yeah. So I remember कि जब हमारे फर्स्ट साल के एग्ज़ाम्स हुए, तो our DPC, I was talking to her about my first year के होम एग्ज़ाम हो गए और हमारे रिजल्ट आ गए। तो I was talking to her, I was like, ma'am, what do you think about my score? I scored this in फलाना सब्जेक्ट और सब्जेक्ट मेरे। So she said कि all those things are fine. All I wanted to see in the first year was कि आप सब transition कैसे कर रहे हो O level से IB में, because the mindset with which you approach your subjects and your studies and whatever that you do changes when it comes to IB. क्योंकि O levels तो आप बैठ के सिर्फ all you do is go to class and take in information, ठीक है, आपको like concept भी आ जाना चाहिए, but you're not actually thinking about what's going on around you, are you? Mostly you're not, ठीक है. So when you come to IB, there is a switch in mindset, there is a shift in mindset that's needed, and so if there are people coming from O levels या FSC background वाले, तो फिर obviously उनका ज़्यादा major shift आता है, because ना सोचने से ज़्यादा सोचने तक का सफ़र हो जाता है, और O levels वालों के लिए भी, because O levels वाले they're used to this very orthodox system where even if you miss out, don't skip a few classes. लेकिन यहाँ पे मैं ऐड करूँगा, हमारे पास ऐसी स्टोरीज भी हैं जहाँ FSC स्टूडेंट्स बहुत अच्छा परफॉर्म करके। Oh no, that's not what I'm talking about. They perform well. I'm just talking about the mindset shift that happens. वही ना कि मोटिवेशन A levels वालों के लिए FSC वालों के लिए बराबर होनी चाहिए, बट O level से IB में आने का उनका जो स्किल सेट का फर्क होता है ना, तो स्किल सेट जब आपका फर्क होगा तो आप आएंगे तो आपको थोड़ा बहुत डिफरेंट स्किल सेट चाहिए होता है ना IB में परफॉर्म करने के लिए, तो वो आपको डेवलप करने में थोड़ा टाइम लगता है,
But eventually that shift happens when you have good teachers. And when you talked about my grades, I'd also like to dedicate all of that to my teachers who worked very hard with me and who gave me all the insights that I had, who helped me and made me the student that I am today and helped me develop all those skills. So I wouldn't be here if it weren't for a lot of my amazing डेफिनेटली ये बात तो एक्सेप्टेबल है कि अगर टीचर्स की सपोर्ट नहीं आई भी में, बिकॉज इंटरनल असेसमेंट्स जो आपके 20% को टोटल ग्रेड का हो हिस्सा होते हैं, 80% एग्जाम होता है, वो 20% में अगर टीचर आपको अच्छा फीडबैक नहीं दे रहा, आपको टाइम नहीं मिल रहा, तो बेसिकली आपका तो उसके अलावा दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. फीडबैक्स आर इंपॉर्टेंट. इफ़ योर टीचर इज़ नॉट IB बेस्ड, इफ़ योर टीचर डज नॉट हैव एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज इन IB, if they're from a very typical middle school or IGCSE backgrounds, I think it just defeats the purpose. अगर आपका टीचर IB माइंडसेट वाला नहीं है, वो कभी भी आपका माइंडसेट शिफ्ट पॉसिबल नहीं करवा सकता. मैं इस पे आऊँगा कि पाकिस्तान में ये कौन सी, इसके अंदर कौन से ऐसे थोड़े से डिसएडवांटेजेस हैं जो हमें डील करने हैं अभी. लेकिन उससे पहले मैं आपसे बड़ा पर्सनल सवाल पूछूंगा कि इनिशियली जब हम IB में आते हैं जी, ये सवाल मैंने बड़ा सोच के, क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ कि इनिशियली जब आप IB में आते हैं तो आपको बताया यही जाता है बहुत अच्छा है, रिसर्च है, फैसिनेट किया जाता है. फर्स्ट मंथ IB का और 6th मंथ IB का या 7th मंथ या फर्स्ट ईयर पूरा, उसमें आपको क्या लगता है कि जो चीज़ें स्कूल आपको करा रहा होता है वही साथ साथ करते जाओ तो काफ़ी हैं, या फिर आपको पहले महीने में IB के बारे में पूरी रिसर्च करके अपने साथ खुद ही रिसर्च करके घर से बैठ के भी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, बिकॉज यू हैव ओनली 2 years. तो आपको क्या लगता है कि इसमें क्या करना चाहिए, स्कूल के साथ जाना चाहिए? I feel like कि ताली हाथ से नहीं बजती. It goes both ways. You have to do both the things. ठीक है, go with whatever the school is doing. If your school has enough expertise and enough experience in what they've been doing, if they've been doing IBDP for a long time and you feel like अच्छा ठीक है इनके साथ इनके हिसाब से चलेंगे तो हो जाएंगे सेट, तो आप वो भी करें. और उसके अलावा इट्स ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इंडिपेंडेंट. आई फील लाइक दैट्स व्हाट IB ऑल्सो टीचेस, कि आप इंडिपेंडेंटली भी जाके चीज़ों को खुद देखें, मतलब खुद एक्सप्लोर करें कि अच्छा मैं इंडिपेंडेंट लर्नना बहुत ज़रूरी है. और वो IB आपको इंडिपेंडेंट लर्नर बनाते हैं कि खुद से चीज़ों को इनिशिएट करें, खुद से पढ़ें, खुद से पढ़ें जहाँ मर्जी से पढ़ें, गूगल करें हर वक्त, मतलब हर चीज़ गूगल पे अवेलेबल, जस्ट गूगल एवरीथिंग दैट यू नीड. लेकिन क्रेडिबल सोर्स होना चाहिए. And also there are a lot of IB guides available, a lot of students guide available on the internet, so you should also explore that, not completely depend on what's being taught to you in the classroom. And IB does encourage going around and exploring everything around you. मतलब फिर वही तो फ़र्क है बाकी सिस्टम्स में और IB में कि IB आपको इंडिपेंडेंट लर्नर, आपकी वो शुरू वाली बात ही डिसिप्लिन और माइंडसेट अपना आपने खुद सेट करना है, और उसके बाद आसानी है और आपकी डिग्री वैल्यूएबल है. अच्छा, अब मैं आऊँगा IB स्टूडेंट्स की तरफ जो IB में हैं, उनको इस टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. अब मैं उस तरफ आता हूँ और उधर मैं आपसे यही पूछता हूँ कि जी जो IAs हैं, EEs हैं, इन टर्म से वो तो वाकिफ़ होंगे IB वाले, EEs हो गए, IOs हो गए, इनको वैसे तो जो देखा जाए एक IB स्कूल है वो स्टार्ट कराता है मतलब कि समर से पहले, हाँ मतलब कि बहुत टाइम बाद. तो क्या लगता है कि कब तक ये पूरे कर लेने चाहिए और इनके ऊपर इनका बर्डन उतार देना चाहिए? Ideally speaking, you should start working on your IAs at least. आप अपने आइडियाज़ इनिशियली सोच लें, बोल रहे रिसर्च प्लान क्या होगा, कैसे शुरू करेंगे. जो इनिशियली फर्स्ट ड्राफ्ट पे काम होता है ना, वो आप समर्स में शुरू कर दें, ठीक है. और मतलब जितना द अर्लियर द स्टार्ट द बेटर इट इज़ फॉर यू, ठीक है. और कहना मैं ये चाहूँगी कि लाइक इट डज़ नॉट टेक यू मोर देन 15 to 20 is I think a lot. 15 days में you can get a first draft if your IA done. तो इतना, इधर मैं एक और चीज़ ऐड करूँगा, सॉरी टू कट यू आउट. चैट GPT का कितना रोल है इस सब में, क्या यूज़ करें ना करें, क्योंकि अब ये 15 to 20 डेज़ में मुझे पता है स्टूडेंट यही समझेंगे कि जी चैट GPT से तो हम एक दिन में कर लेंगे. अच्छा, अगर आप देखें, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई नो कि AI का ज़माना आ गया. व्हेन वी वर डूइंग IB, चैट GPT wasn't there, ठीक है. सो वी डिड एवरीथिंग ऑन आवर ओन एंड बाय द हेल्प ऑफ आवर टीचर्स, मतलब गाइड शाइड पढ़ के वही सब कुछ. लेकिन अब AI है और चैट GPT है और ऐसा लाइक इट्स sort of like, you know, you'd have to somehow use it at one point. But I feel like अगर बहुत ज़्यादा use करेंगे तो it would defeat the purpose of what you're trying to do here and what you're trying to achieve. क्योंकि आपके वो skills उस तरीके से polish नहीं होंगे अगर आप GPT, because you're not then essentially using your own brain there. और आप GPT तभी यूज़ करेंगे जब आप डेडलाइंस क्रॉस कर देंगे या फिर आप साथ साथ डेडिकेशन से नहीं पढ़ेंगे, या अगर आपके पास बिल्कुल ही कोई ऑप्शन नहीं बच रहा, ठीक है, and it's like, you know, the end of everything and like time crunch है, then maybe use AI. But उसके उसको भी ध्यान से यूज़ करना है आपकी, because like plagiarism, and one thing that I want to really clarify here is that nothing can replace the human brain, please, क्योंकि chat GPT can only simulate, ठीक है, it can only
follow instructions and give you something. It cannot do the cognition that your brain can actually do. वो ख्याल जो thoughts जो innovation और जो आपको ट्रेन करेंगे आगे। Yeah. और दूसरी बात ये है कि चैट जीपीटी से आप जब कर भी लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो उसका आपको लॉन्ग टर्म फ़ायदा नहीं है, आपको खुद नहीं पता होगा आपने क्या लिखा है। और चैट जीपीटी को क्या कहते हैं, हम उस तरह से वो रिसर्च करने की फिर वो रह नहीं जाएगा वो। Also GPT में just be careful, a lot of the times it also gives you fake researches, so don't use नहीं, that. GPT don't को completely rely on it. Be like use it to As a help- search engine. as a search engine, as to like guide the structure of your essay. Maybe try to get feedback from it as well. That's what I do at least sometimes as well. Maybe rephrasing, paraphrasing के लिए use कर लें उस तरीकों से, but like don't completely and severely rely on ChatGPT. I feel like that's not a very safe and reliable option as such. अगला मैं यही आपसे पूछूंगा कि डेडलाइंस जो हैं Yeah. कितनी इंपॉर्टेंट है मीट करना, चाहे वो स्कूल की इंटरनल है या एक्सटर्नल। It's extremely important to follow in with all your deadlines. जो आपकी internal deadlines आपकी टीचर सेट करे फर्स्ट और सेकंड ड्राफ्ट्स के लिए, बहुत ज़रूरी है कि आपको फॉलो करें. As I mentioned initially as well, अगर आप आज का काम कल पे छोड़ेंगे, if you're going to procrastinate, it's not going to work for you. You really need to be at the top of your game. ठीक है, enjoy करें, have your fun, do all of that. ठीक है, there are a lot of kids who have also procrastinated and then gotten their work done at the last minute. But that is not a very ideal situation, a very desirable situation to be in. It's better to do your work on time to get gradual feedback, ताकि आपको भी वो last minute वाला extreme stress तो ना हो ना, क्योंकि उस तरीके का स्ट्रेस हैंडल करना, वो एक्सट्रीम प्रेशर हैंडल करना जब आपके पास टाइम क्रंच और पूरा पेपर लिखना और कुछ नहीं पता कि क्या करना है, और फिर लास्ट मिनट पे आपको टीचर कितना ही फीडबैक दे देंगे, नहीं देते टीचर्स आपको, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है। मुझे बताइए, मतलब इंसान की बात करें, कोई आपको क्यों दे फीडबैक व्हेन यू लाइक नॉट respected their time and their deadlines. But अगर आपकी कोई original reason है, Yes. then definitely some there is a room genuine for reason, that. some health issue, something that you've encountered in your personal life, then it's obviously very valid. Like for example, when I was doing my global politics report about rape in Pakistan, I mean, I was speaking to a lot of rape survivors and their families, and you know, वो जो primary research से, it did take a toll on my mental health. It did give me a lot of anxiety. It did push And me. you can discuss it with your teachers. Yeah, Anyway. I did too. When my जब extensions मैंने मांगी तो मैंने वो valid reasons दिए. I told them कि I'm not in that space where I can go back to those interviews and listen to them again and write about it, and they completely understood. I was given extensions, I was accommodated according to that. So if you have genuine reasons, you would be accommodated, but it's not, ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने टाइम को डिसरिस्पेक्ट करें और फिर एक्सपेक्ट करें कि वो आपको लास्ट मिनट पे फीडबैक दें. तो सबसे इम्पोर्टेंट इशू पे मैं आना चाहूँगा, एंड आई गेस के सब IB स्टूडेंट्स रिलेट करेंगे. टाइम मैनेजमेंट तो हमने डिस्कस कर ली, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड हेल्थ इश्यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट. और IB के कहीं भी सर्च करें, IB को माना जाता है वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट हाई स्कूल प्रोग्राम. तो इसके साथ कितना ज़रूरी है कि आप अपनी हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को साथ लेके चलें. ब्रेक्स कितनी ज़रूरी हैं. आपने क्या किया 37 लेने में और साथ मेंटल हेल्थ को साथ रखने. लेकिन आप एडवाइस तो दे ही सकते हैं, क्योंकि बिकॉज जब आप एक चीज़ कर लेते हो तो आप सोचते हो दोबारा करूँ तो बड़े अच्छे तरीके से कर सकता था. जैसे कि IB में मैंने आपसे कहा कि काम तो करना है, मेहनत भी करनी है, ख्वारी भी करनी है. यू हैव टू फॉलो विद डेडलाइंस, यू हैव टू डू आज का काम आज, मेक टू डू लिस्ट, पुट इन द एफर्ट, पुट इन द हार्ड वर्क, पुट इन योर ब्लड स्वेट एंड ऑल ऑफ दैट. बट उसके साथ यू हैव टू ऑल्सो रियलाइज़ कि आप खुद को बर्न आउट ना करें. A lot of times IB students get burned out क्योंकि वो they're working a lot, and like if अगर आपको नहीं पता और आपकी toxic work ethics है, toxic work habits है, ठीक है, where आपको you know stuff like that, where you're like also most of it perfectionist and you have like anxiety issues, तो आपको burn out के बहुत ज़्यादा chances है कि फिर eventually आप एक free state में आ जाओगे. You won't probably like have the brain power, physical and mental energy to work. Also अगर आप breaks नहीं लेंगे तो your body will pick a day to take a break itself. आपकी बॉडी लेकिन इसमें ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब आपको जैसे ही लग रहा है कि आप बर्नआउट कर रहे हैं और आपको नहीं समझ आ रहा, तो आप उसी टाइम अपने कोऑर्डिनेटर से डिस्कस करें. वो बहुत हेल्प कर सकते हैं आपको. स्टूडेंट्स जो बहुत बड़ी गलती यहाँ पे करते हैं वो यही करते हैं कि दे थिंक कि उन्हीं में कोई फॉल्ट है और वो एक हफ्ते तक procrastinate करते. basically procrastination का एक बहुत vicious cycle. The other day I was just like exploring something on the internet and it talked about this vicious cycle of procrastination between anxiety, procrastination and perfectionism and laziness as well. So like आप काम नहीं कर रहे, ठीक है, अपना काम डिले कर रहे हो और आपको स्ट्रेस भी है डेडलाइन का, और क्योंकि आपको स्ट्रेस है आपको काम करना है तो फर्दर आपको दोबारा प्रोक्रेस्टिनेट करवा रहे हैं. तो वो साइकिल है जो चलता है. तो इट रियली हेल्प्स इफ़ यू कैन, अगर आपके स्कूल में कोई मेंटल हेल्थ, फॉर एग्जांपल आई हैड अ सेंट कोऑर्डिनेटर एट स्कूल, सो व्हेन आई फेस्ड इश्यूज, जैसे मैंने कहा, व्हेन आई फेस्ड एंग्जाइटी इश्यूज ओवर द समर एंड आई वाज रियली नॉट
doing well. I went up to that counselor. I talked to her. I spoke to her. She helped me a lot. She told me that I need to take a break. She made me realize what was triggering my issues, and it was my research. She told me, don't do your work. Shaam mein mat karo, subah mein kaam kar lo. You know, stuff like that. So, and also speaking to my teachers, speaking to my colleagues, speaking to my friends. I think my friends were of great help throughout IB. और essentially दूसरी एक और चीज़ मैं बहुत फोकस करना चाहूँगी is peer support. सो जो आपकी क्लास में बच्चे हैं, जो आपके दोस्त हैं, ग्रुप स्टडी करें, उनके साथ हेल्प ईच अदर आउट, यू नो, गिव ईच अदर फीडबैक्स, मोटिवेट ईच अदर. और आईबी में तो ये बड़ा मेन इस पे फोकस है कि आप ग्रुप वर्क में कितने इन्वॉल्व हो, कोलैबोरेशन कितनी करते हो, तो ये तो होगी आप ना भी करना चाहे तो आपको करनी पड़ेगी. Adding to what we were talking about, mental health and stress management and taking care of all of that. तो बेसिकली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन सब चीज़ों का ख्याल रखें, बिकॉज इफ़ यू डोंट टेक केयर ऑफ इट इट विल अफेक्ट द वर्क दैट यू डू. बर्नआउट अगर आ गया तो फिर उसके बाद लाइक यू वोंट बी एबल टू मीट डेडलाइंस, यू वोंट बी एबल टू फॉलो थ्रू विद योर वर्क, यू वोंट बी एबल टू फॉलो थ्रू विद योर टू डू लिस्ट. अब फिर मतलब इट जस्ट वोंट वर्क फॉर यू. तो इट्स इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ, इट्स इंपॉर्टेंट टू टेक ब्रेक्स, इट्स इंपॉर्टेंट टू रियलाइज योर ट्रिगर्स एंड वर्क ऑन दैट. अगला सवाल यही है कि कितने इंपॉर्टेंट हैं प्राइवेट ट्यूशन्स. ए लेवल्स, ओ लेवल्स में तो हम देखते हैं कुछ जगहों पे तो ये कहा जाता है जी प्राइवेट ट्यूशन्स के बगैर तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, बट इफ़ वी टॉक अबाउट ट्यूशन्स दे आर रियली एक्सपेंसिव. आईबी की बात करें तो क्या बहुत ज़रूरी है ट्यूशन्स, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है कि नहीं जी प्राइवेट ट्यूशन्स के बगैर तो आप कर ही नहीं सकते. नहीं, आई डिसएग्री विद दैट. आई थिंक इट्स कम्प्लीटली पॉसिबल. अगर आपके टीचर्स आपके स्कूल में सपोर्टिव है और आपने इंटरनेट का सही इस्तेमाल कर लिया तो यू विल बी एबल टू डू इट टाइम के साथ साथ. ठीक है. I did it on my own. I did not have any external help as such. Like, I did not take any private tuitions. So I think it's completely possible to do it. But if you think you need that support, I mean, it's okay. ऑनलाइन भी तो वैसे है आपके पास. Yeah, but like to each their own. Everybody's different. Everybody has different strengths and weaknesses. So whatever works for it. अच्छा, दूसरी बात मैं ये करना चाहूँगा कि जो आपने आईबी में बेसिकली हम देखते हैं कि पेरेंट्स की कितनी सपोर्ट इम्पॉर्टेंट है, और साथ ही व्हाट स्कोर इज़ अ गुड स्कोर इन आईबी, क्योंकि इसमें कोई वो जैसे ए लेवल्स में ना जी ए स्टार आ गया, बी आ गया, ए आ गया, गुड है. इसमें व्हाट स्कोर इज़ अ गुड स्कोर, आई एम टॉकिंग अबाउट द टोटल स्कोर, कि कौन सा स्कोर अच्छा स्कोर है, फिर उसको हम आगे फिर कंपेयर भी करते हैं हो सकता है कि नहीं. First, you talked about parental support. I feel like parental support is extremely essential. Your parents would have to cooperate with you. They would have to help you handle all that stress because you're very young and अपने लेवल से आप एक बहुत बड़ी चीज़ भी कर रहे हैं, कह सकते हैं. बहुत ज़्यादा प्रेशर और स्ट्रेस आपको लेना पड़ता है, which is why फिर आपको यूनिवर्सिटी में एडवांटेज भी होता है, क्योंकि आप इतने you're so used to being in that stressful zone, you're so used to that pressure, so that when you come in आपको फील नहीं होता जितना बाकी बच्चों को from different educational backgrounds वो प्रेशर या वो स्ट्रेस फील हो सकता है. इसलिए पेरेंटल सपोर्ट बहुत एसेंशियल है उस लिहाज से. Secondly, 30 plus I feel like is a fine score. It also depends on the subjects and the H's that you've taken. तो अगर आपकी STEM subjects है mostly, if you've taken like chemistry HL, physics HL and math double You're talking HL. my story. Yeah, I'm talking about students like you and people who've taken like 4 HLs. It's like very difficult to deal with all तो those मतलब things. कि हर कैटेगरी के लिए अलग एक बेस्ट स्कोर है. Yeah, और subjective हो रहा है, मतलब इसमें आप ये कंपैरिजन नहीं कर सकते कि अच्छा जी तुम्हारे अगर इतने पॉइंट्स आए ए लेवल्स में क्या बनता है, एफएससी में क्या बनता है. exactly. और हम पाकिस्तानी इक्विवेलेंसी की तो बात कर ही चुके हैं कि वो आपको एग्जैक्ट वो चीज़ तो देती नहीं है. देती है लेकिन उस तरह से मतलब बेसिकली. अच्छा, अब हम एक गेम की तरफ जाएंगे बड़ी इंटरेस्टिंग, क्योंकि बहुत एकेडमिक बातें कर ली. एकेडमिक गेम ही है और ये उन बच्चों के लिए जो बस एक रील में देख लें इसको बेशक, या ये रैपिड फायर होगा, ज़्यादा सोचना नहीं है, बिकॉज इट विल टेल कि आप क्या सोचती थी आईबी में. ठीक है, तो मेरा सबसे पहला सवाल जो है, द आईबी एक्सटेंडेड एसेज हार्डर देन यूनिवर्सिटी लेवल एसेज, येस और नो? agreed. Rapid fire, agreed. Okay. You can't survive IB without pulling all-nighters. Agreed, 100%. Okay. Creativity, activity, service hours are the most fun part of IB. Yes. Theory of knowledge, TOK is the hardest subject to grasp. Yes, I sucked at it, guys. You, but not for all, I guess. Depends on your teacher and how good. I think it's fair. We were blessed with a very good teacher, Miss Javeria. हम तो. Oh yeah, she was wonderful. She was amazing. But like हमें वो काफी टाइम बाद मिली थी, बिल्कुल towards the end of our time. So. अच्छा, higher level subjects are exponentially harder than standard level subjects. Exponentially, double, triple, third, बहुत ज़्यादा. No. हाँ, ठीक है. If you fail the IB diploma, you can't get into any good universities. No, I disagree. नहीं. Fate is fate. Life is life. No, fail करने के बाद आप
मतलब एक पास करके तो कर सकते हो पास इट बट हाँ, लेकिन ये ना सोचे कि जी फेल हो गए तो हम कुछ कर ही नहीं सकते अब। guys it's not the आपने end IB of the किया world. Your grades do not define you. Much love. अच्छा, IB teachers give too many assignments, making it hard to balance everything. Is it No, right? no, I disagree. I think assignments are very good for you. You should do all Extra the तो work. नहीं देते। एक्स्ट्रा तो नहीं दे रहे आपके स्किल्स डेवलप करने के लिए दे रहे करें वो काम जो दिया जा रहा है Once you are done with IB, college is a breeze. बहुत easy है या नहीं? यूनिवर्सिटी फर्स्ट सेमेस्टर, या फर्स्ट या लेकिन बाद में तो नहीं है। ये जो मैथ है कि जी बहुत आसान है बैचलर्स, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। नहीं यार बट इट डज गिव यू एन एज मतलब प्रेशर से कोप करना स्किल्स जो आपके ऑलरेडी डेवलप होते हैं वो सही होते हैं The IB program guarantees fluency in a second language, like you या उर्दू लिया या फिर IB exams are the toughest part of the program. जो last 2 I years के- disagree. No, what is the toughest part then? I feel like time management and doing your Multiple tasks, multitasking. multitasking, following deadlines, managing your stress, all that. तो मतलब कि आप लास्ट सवाल जो आपसे रिलेटेड है, IB में कभी ऐसा लगा था कि भाई नहीं अब नहीं होगा बस छोड़ दूँ? Every other day, मुझे तो existential crisis रोज ही सुबह हो रहे थे. You are like क्या कहते हैं गवार टू दैट कि मतलब मैं क्या रोज ही बैठ के मैं रोज guys I used to cry a lot about my it's just like हर एक्सटेंडेड ऐसे सेशन के बाद हर फीडबैक सेशन के बाद मैं होती थी और कॉरिडोर में रो रही होती थी बस यही होता था so like And just I am an eyewitness, I guess. yeah of course you are everybody is to that और you also be an eyewitness to all of that मतलब IB में आपने जब ग्रेजुएट किया उसके बाद कितना सुकून मिला? ये उनके लिए जो ग्रेजुएट करने वाले बहुत ज़्यादा गाइस मैं सोची थी गैप ईयर ले ली थी रिकवर करने के लिए इतना ट्रॉमा कॉज होता है लास्ट वन एडवाइस फॉर IB स्टूडेंट या जो IB को वो कर रहे हैं मतलब परस्यू करने का सोच रहे हैं? come in with a lot of motivation and discipline but also do it with a lot of passion and with like put in your heart and soul into it because it will pay you back. That's it. Okay ji, this was the podcast and I hope you enjoyed it. You can give feedback on our page, social media pages, and thank you so much Hajra for joining us today, and You're welcome. this was a truly valuable session for us, and we'll be meeting in next episode. Signing off, Azib Pasha.